आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो श्रृंखला को डेली वॉच किया करिएगा। हाँ, कल जो है वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कई बार जो है छूट जाता है, हालांकि मैं अब इसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश किए हुए हूँ। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, कुछ कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करने को बोल रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। देखो, गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 31 और 1932 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, भारत के स्वतंत्रता के संबंध में, भारतीयों के अधिकारों के संबंध में। तो इसमें जो है भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहां पर जो है कांग्रेस को भी बोला गया कि भाई आप जो है पार्टिसिपेट करिए। तो यहां पर यही आपको बताना है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कथन इसमें जो दूसरा कथन है ना, जो बोल रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसमें जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अब यहां पर देखिएगा, उत्तर अगर हम लोग देखें तो असत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पर क्या बोल रहा है, असत्य कथन का चयन करिए। तो देखो, पहला कथन असत्य है, तीसरा कथन असत्य है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द, असत्य कथन। द, 1 और 3 असत्य है। तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग भी जो है मेरे साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा। मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग आंसर करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं। गोलमेज सम्मेलन से ही संबंधित है दूसरा क्वेश्चन भी। तो दिया है प्रथम कथन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को सेंट जेम्स पैलेस लंदन में प्रारंभ हुआ। पहला कथन बिल्कुल सही है। आपको डेट याद रखना है कि 12 नवंबर 1930 को ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ये शुरू हुआ। अगला दिया है दूसरा कथन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। बिल्कुल सही है भैया, जॉर्ज पंचम का नाम याद रखेंगे। जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, या फिर जिस समय गोलमेज सम्मेलन हुए, उस समय जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का सम्राट था। अगला दिया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। बिल्कुल सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इसका वो किया था, मतलब क्या बोलते हैं, अध्यक्षता की थी। अगला हम लोग देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि शामिल थे। बिल्कुल सत्य है भाई, पहले में जो है 89 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो 89 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो यहां पर जो है तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 सभी जो है आपके सही होंगे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी जो है गोलमेज सम्मेलन से ही संबंधित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने गांधी जी के इस दावे को चुनौती दी कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने गांधी जी द्वारा किए गए दावे कि कांग्रेस पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती। गांधी जी ने दावा किया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। सभी वर्गों के अंतर्गत वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं ना, सभी का वह प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा गांधी जी ने दावा किया। तो गांधी जी के इस दावे को कुछ लोगों ने चुनौती दी।
तो वो कौन थे? तो भाई पहला था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे और इन्होंने कहा कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनका प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही करती है, ये चीज बोला था। जबकि गांधी जी ने बोला कि भाई भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस ही करती है, ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो उसमें मुस्लिम भी आते थे, भारत के मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था कि भैया भारत में जितने भी मुस्लिम हैं उनका प्रतिनिधित्व हम ही करते हैं, मुस्लिम लीग ही करते हैं। और मुस्लिम लीग ये चाहता था कि भारत में जितने भी मुस्लिम सीट्स थे, मतलब जो विधानसभा के और केंद्रीय विधानसभा के जो भी मुस्लिम सीट आरक्षित थे ना, उनमें कांग्रेस ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, मतलब मुस्लिम लीग को ही प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, ऐसा मुस्लिम लीग चाहती थी। बाकी दूसरे किसी भी पार्टी को वो मुस्लिम सीट पर खड़ा होना नहीं देना चाहती थी। इसने बोला कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं। उसके बाद जो रियासतों के प्रतिनिधि थे वो भी बोले कि भाई कांग्रेस रियासतों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है, ऐसा रियासतों ने कहा। और रियासतों के प्रतिनिधि ने कहा कि जो रियासतों का जो संघ बना था ना, नरेंद्र मंडल, तो उनका कहना था कि भाई हम जो है रियासत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन्होंने भी चुनौती दी। अगला नाम है दलित वर्ग के प्रधान या फिर जो लीड कर रहे थे BR अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने बोला कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, ये इन्होंने बोला। जबकि गांधी जी के दावे में क्या था कि दलितों का प्रतिनिधित्व भी वही करते हैं, कांग्रेस का। तो इन तीनों ने, मुस्लिम लीग, रियासतों के प्रतिनिधि, दलित वर्ग, इन्होंने जो है गांधी जी के इस दावे को चुनौती दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर विनायक दामोदर सावरकर जी नहीं आएंगे, ये तो भाई अलग बंदे थे, इनको काला पानी हुआ था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था ना 1857 की क्रांति पर। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बनते हैं यूजीसी नेट में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है ये प्रश्न भी। तो सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है गोलमेज सम्मेलन दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दूसरे तरफ दिया है भाग लेने वाले सदस्य। तो पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? BAC। तो ये जो ब है ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था ये, आपको संख्या याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो प्रमुख जो प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, उनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा, रट लीजिएगा सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन दिया है, तेज बहादुर सप्रू जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस दल का नेतृत्व कर रहे थे? तो 2 बार का हो गया है। तो देखो, तेज बहादुर सप्रू, जिनको TB सप्रू भी लिखा जाता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। आपको बताना है कि किस दल का या फिर किस वर्ग का ये नेतृत्व कर रहे थे। हिंदू महासभा, उदारवादी, कांग्रेस, दलित वर्ग। भाई यहां पर मैंने बताया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, तो कांग्रेस तो अपने आप ही हट गया। तो यहां पर हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग, ये सब आ गया। तो जो TB सप्रू थे ना, वो उदारवादी वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज इतिहासकार ने निम्न में से किस अंग्रेज इतिहासकार ने सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने भारत के इतिहास का पहली बार सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया, अर्थात धर्म के आधार पर विभाजन किया। तो ये इतिहासकार था जेम्स स्टुअर्ट मिल। जेम्स स्टुअर्ट मिल जो कि एक स्कॉटिश इतिहासकार था, जिसने भारत में सबसे पहले, मतलब क्या बोलना चाहिए, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ ना, तो सबसे पहले इन्होंने जो है भारतीय इतिहास लिखा, जिसमें पूरा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के बारे में इन्होंने बताया। और इसने क्या लिखा था? प्राचीन काल को लिखा, हिंदू काल, मध्यकाल को लिखा इसने, मुस्लिम काल, और आधुनिक काल को लिखा ब्रिटिश काल। मतलब कि एक तरह से हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला इसने काम किया, मतलब सांप्रदायिक आधार पर इसने बांटा था। ये जो है ना साम्राज्यवादी विचारधारा का इतिहास लेखक था। साम्राज्यवादी मतलब कि इसने भारतीय इतिहास की साम्राज्यवादी व्याख्या की थी, ध्यान रखेंगे। मजे की बात याद रखना, जो जेम्स स्टुअर्ट मिल है ना,
ये कभी भी भारत नहीं आया था और न ही ये भारतीय भाषाओं से परिचित था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो एल्फिंस्टन है, स्मिथ है, कर्नल टॉड है, ये लोग भी अंग्रेज इतिहासकार थे जिन्होंने भारत पर काफी कुछ लिखा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लेखन का कार्य किस इतिहासकार को सौंपा गया? तो बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लेखन का कार्य किया गया। तो यह कार्य किसको सौंपा गया था? तो देखो, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो इस कार्य के लिए उन्होंने चुना आर.सी. मजूमदार को। आर.सी. मजूमदार नाम याद रखेंगे, बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में इनका। मतलब इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार। तो इतिहास की काफ़ी सारी किताबें आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ मज़े की बात, एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे चल करके यह जो प्रोजेक्ट है वो ताराचंद को सौंपा गया। होता यह है कि आर.सी. मजूमदार के कुछ व्याख्याओं से, जैसे आर.सी. मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थोड़ी बहुत आलोचना की थी, गांधी जी की भी थोड़ी आलोचना की थी, और बंगाल को सेंट्रलाइज्ड कर दिया था। मतलब कि बंगाल को स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र घोषित कर दिया था आर.सी. मजूमदार ने। तो ये चीज़ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जो है आर.सी. मजूमदार को इस दायित्व से हटा दिया और ताराचंद को यह कार्य सौंप दिया। बाद में फिर जो आर.सी. मजूमदार हैं, उन्होंने अपने इस पुस्तक को स्वतंत्र ही पूर्ण किया और प्रकाशित भी करवाया, भारत की स्वतंत्रता इतिहास नाम से। तो ध्यान रखना, ये सारा चीज़ आर.सी. दत्त, रोमिला थॉपर, ये लोग भी जो है भारत के इतिहासकार थे। तो आप जब यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं ना, तो जो इतिहास लेखक थे उनके बारे में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार का क्या विचार था, क्या विचारधारा थी, किस प्रकार से उसने किस घटना का क्या उल्लेख किया। क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग घटनाओं को देखने लिखने का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है, पृथक पृथक होता है। जैसे अगर हम रोमिला थॉपर की बात करें तो इन्होंने जो है भारतीय इतिहास की व्याख्या मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर की थी। आर.सी. मजूमदार, आर.सी. दत्त, ये इन्होंने जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से भारतीय इतिहास का इतिहास लिखा है। तो ये सब ध्यान रखना। और बाकी ये सब जो है ना, इन्होंने साम्राज्यवादी व्याख्या की है भारतीय इतिहास की। तो इस तरह से भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना किस वर्ष के आधार पर की थी? आप सभी को पता होगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे ही कुछ बुक का नाम है इनका। तो इस बुक में, इन पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की गणना की थी। 20 रुपए इन्होंने बताया था कि एक साल में भारत का व्यक्ति मात्र 20 रुपए कमाता है। ये इन्होंने जो है प्रतिपादित किया था। तो इसका जो गणना किस वर्ष के आधार पर हुआ था, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 1867 से 1867 के आधार पर इन्होंने जो है यह गणना की थी। ब्रिटिश सरकार की जो भी आर्थिक डॉक्यूमेंट थे ना, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी जो भी डाटा इनको मिला, उसके आधार पर उन्होंने ये गणना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत से धन निर्गमन के सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया। धन निर्गमन, देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद आर.सी. दत्त। इन दोनों ने जो है धन निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया या फिर विवरण प्रस्तुत किया। इसका क्या मतलब है धन निर्गमन सिद्धांत से? तो इसका मतलब है कि भारत का धन किस प्रकार, किस रूप में भारत से बाहर जा रहा है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की। तो इन्होंने बताया कि ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, उसमें उस रूप में जो है भारतीय धन बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी कर लिया गया है, उस कर की अदायगी में जो ऋणों का भुगतान किया जा रहा है, वो भी जो है भारतीय धन से ही किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है धन निर्गमन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया। आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ने धन निर्गमन सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन दिया है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास
किसकी रचना है। बड़ी अच्छी पुस्तक है और क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये रचना है बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी पुस्तक में जो वैदिक आर्य हैं उनके बारे में लिखा है, और वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में इन्होंने उत्तरी ध्रुव को बताया है। उत्तरी ध्रुव को बताया इन्होंने, और वहां से आर्य जो है चल करके आए, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने जो है वैदिक काल को लगभग 6000 साल पुराना बताया है। बाकी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। राखालदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, खोज से संबंधित है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये चीज। अच्छा, तो किस रूप में उनको सदस्य बनाया गया ये बताना है। तो भाई इनको विधि सदस्य के रूप में सदस्य बनाया गया था, कानून के ज्ञाता के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के क्रांति का झंडा गीत किसने लिखा था। 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होती है, और इसमें जो है झंडा गीत लिखा गया था या गाया जाता था, जिसको कौमी गीत भी कहा जाता था। कौमी गीत, कौमी एकता गीत भी इसको कहा जाता था। तो इसकी रचना की थी मौलवी अजीमुल्लाह ने। नाम याद रखेंगे, मौलवी अजीमुल्लाह जी के द्वारा कौमी एकता गीत अथवा झंडा गीत लिखा गया। बाकी मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सभी जो है 1857 की क्रांति से संबंधित थे। मंगल पांडे जो कि चर्बी वाले कारतूस के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में 1945-46 के आम चुनावों में मुस्लिम लीग ने किन प्रांतों में मंत्रिमंडल की स्थापना की। मुस्लिम लीग, देखो 1945-46 में भारत में विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रांतीय विधानसभा के। तो जितने भी 11 प्रांत हैं और 5 या 6 प्रांतों में विधान परिषद का भी चुनाव होता है। तो ये सारा चुनाव होता है 1945 के दिसंबर महीने में ये शुरू होता है, और जनवरी 1946 तक ये चलता है। तो इसमें जो है कांग्रेस को 2 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, एक तो सिंध और दूसरा बंगाल। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, सिंध और बंगाल। पंजाब में जो मुस्लिम लीग है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकार नहीं बना पाती है। कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और कुछ छोटे छोटे दल मिलकर के जो है वो लोग मिलीजुली सरकार की स्थापना करते हैं। मद्रास की बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है। इसके अलावा जो दूसरे जो राज्य हैं, प्रांत थे, उनमें भी कांग्रेस की सरकार की स्थापना होती है। आप लोग नीचे कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि उस समय 11 प्रांत कौन कौन से थे। ये आप मुझे जो है कॉमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को आपको बताने की। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।